साथियों नमस्कार। जम्मू कश्मीर एसएसबी के फील्ड असिस्टेंट एग्जाम से संबंधित, जेएसओ से संबंधित और यूजीसी नेट से संबंधित एक कॉमन टॉपिक है कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। और भी कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये वाला टॉपिक आता है। जनरली एनवायरमेंट से संबंधित जितने एग्जाम है सब में आता है, इवन यूपीएससी में भी आता है। तो ये जो टॉपिक है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए, कौन कौन से पढ़ने चाहिए, ये आपको जानने को मिलेगा आज इस वीडियो में। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल से संबंधित। नाइट्रोजन साइकिल का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो अमोनिया को नाइट्रोजन में नाइट्रेट में बदलने की, नाइट्रेट मतलब हो गया NO3-। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिर बनता है अमोनिया और उसके बाद बनता है ये नाइट्रेट। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या एसिमिलेशन। इसको जानने के लिए एक बार पहले तो आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रिफिकेशन। फिर भी एक बार नाइट्रोजन साइकिल पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या होती है। नाइट्रोजन साइकिल की हम लोग बात करें, 1-2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन में आपको पता है N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से राइजोबियम और एजिटोबैक्टर दो तरह के बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर। ये क्या करते हैं, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, बैक्टीरिया का नाम याद रखना भाई, तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कर रहे हैं, N2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में, NH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो गया, N2 का अमोनिया में बदल जाना। उसके बाद में जो हमारा नाइट्रोजन, जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया किस में बदलेगा, तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप्स में होता है। पहला, अमोनिया बदलता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट होता है NO2-, और नाइट्रेट बदलता है नाइट्रेट में, NO3- में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको तो बोलेंगे नाइट्राइट फॉर्मेशन, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट फॉर्मेशन, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। इस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, NH3 को NO2 में बदलना, और NO2 से NO3 में बदलना कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो NO3- है ये प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन के बाद में जब प्लांट मरते हैं या प्लांट्स को खाया जाता है एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स में चले जाते हैं। जब एनिमल्स मरते हैं तो वो डिकम्पोज होने के बाद में जो हमारी अमोनिया है, वो जो नाइट्रोजन है, वो वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है अमोनिफिकेशन के द्वारा। अब ये जो अमोनिया है ये वापस से ऊपर की तरफ देखो, यही प्रोसेस में वापस पार्ट लेगी। यही वाली जो साइकिल है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पर यह भी होता है कि जो हमारे डीकम्पोजर्स हैं वो जो हमारा NO3- है, NO3- को क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए सुडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम, सुडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम 2 तरह के बैक्टीरिया है, सुडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा NO3- को वापस किस में बदल देते हैं, N2 और N2O में। किस में बदल देंगे, N2 और N2O, है ना, और एनवायरमेंट में वापस रिलीज कर देंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई। अब देखें आगे देखेंगे। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको कि नाइट्रिफिकेशन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर N2 जो होता है हमारा वो किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, है ना। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहली बात तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई बुरी घटना नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हो गया आपका नेचुरल फिनोमिनास। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना है ये आपको पढ़ने हैं।
जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, साइकिल्स हैं, इन सब के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वो मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, आप उसके अंदर देख लेना, उस प्लेलिस्ट को टैग कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो नेचुरल फिनोमिना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ये बोल रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मेन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो है वाटर वेपर। वाटर वेपर के बाद आती है कौन, CO2, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन, CO2 मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ थी। यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस का भी मैंने बताया कि सबसे पहले तो वाटर वेपर, उसके बाद कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनिशियली सबसे ज़्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल हो गई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कैसे पैदा होती है, तो ये होती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। ये डिफॉरेस्टेशन से भी बढ़ती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलीज होती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की खास बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं है, पर क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको हम एक पोल्यूटेंट बोल सकते हैं, बाकी ये एक पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ये नुकसानदायक होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अफेक्टेड बाय ओजोन डिप्लीशन। जैसे मैंने बताया नेचुरल फिनोमिना आएगा, तो नेचुरल फिनोमिना के अंदर एटमॉस्फेयर भी एक तरह का टॉपिक है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स, एटमॉस्फेरिक लेयर्स का भी वीडियो मैंने आपको बता दिया, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का ये वीडियो मैं आपको टैग कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर चले जाओगे, ठीक है। पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। अब यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो ओजोन डिप्लीशन जो है वो कहाँ होता है, तो ओजोन लेयर में होता है। अब ओजोन लेयर कौन सी है उसकी बात करेंगे हम, तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले, आंसर तो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, पर स्ट्रेटोस्फेयर पे रुकना नहीं है। अब आपको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसके अंदर सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर कौन सी होती है, मीजोस्फेयर, और फिर होती है हमारी कौन सी, थर्मोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर या आयोनाइजेशन स्फीयर और थर्मोस्फेयर, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे ये जो लेयर है ये यहाँ पर धरती के सरफेस से 50 किलोमीटर दूर तक, 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर होती है हमारी कौन सी गैस, ओजोन गैस। ये ओजोन गैस क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। अब अल्ट्रावायलेट रेस 3 तरह की है, UVA, UVB और UVC। इन तीनों की ही जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सी वाली को रोकती है, UVA को रोकती है, B को रोकती है, C को रोकती है। तो यहाँ पे देखो, UVA 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ है। दूसरी है UVB 280 से लेकर के 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ, और UVC 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। अब होता क्या है कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी उसकी कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम। कम एनर्जी की क्या हमको नुकसान पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती। तो UVA जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, तो ये अर्थ की सरफेस तक आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाती है और ओजोन लेयर इसको अवशोषित नहीं कर पाती। पर जो शॉर्टर वेवलेंथ की है जैसे UVB और UVC, ये ऑलमोस्ट UVC तो कंप्लीटली और 90% UVB को क्या करता है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फॉस्फोरस साइकिल से। जैसे मैंने बताया आपको साइकिल सारी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस साइकिल, अब आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो
एक सेडिमेंटरी साइकिल है या गैसियस साइकिल है? कमेंट करके बताओगे ना तो मोटिवेशन मिलेगा और ज़बरदस्त वीडियोस बनाऊंगा। फ्री कंटेंट इतना लेकर के आऊँगा कि आप बोलोगे कि यार सर मज़ा आ जाता है वीडियो देख कर। फॉस्फोरस साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो ये सेडिमेंटरी साइकिल है या गैसियस साइकिल है, इसका मुझे बताना। ये बोल रहा है इन द फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस प्राइमरीली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से आती है फॉस्फोरस? पहला एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, दूसरा वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तीसरा डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और चौथा है वॉल्केनिक इरप्शन। अब यहां पर आंसर तो मैं आपको बता देता हूं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। पर ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होती है? जो चट्टाने हैं, वेदरिंग का मतलब समझ ही गए होंगे, मौसम से, मौसम की वजह से चट्टाने फैलती है, सिकुड़ती है, उसका मैटर फैलता है, सिकुड़ता है। कई बार बारिश गिरने की वजह से पानी जो आता है उसकी दरारों में घुस जाता है, दरारों में घुसने की वजह से क्रैक्स पैदा करता है। फिर वहाँ पर कई बार ठंड के अंदर वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, फिर वापस बर्फ़ जमने से वो एक्सपेंड होती है, फिर सिकुड़ जाती है। इस तरह से आपस में टूट जाती है, क्रैक्स आने से टूटती है, टूटेगी तो आपस में रगड़ खाएगी, रगड़ खाएगी तो क्या होगा, उनसे बन जाएगी सॉइल। ये सॉइल के अंदर होता है फॉस्फोरस। कौन सी फॉर्म में होता है? PO4-3 की फॉर्म में। ये फॉस्फोरस जो है वो ही फॉस्फोरस साइकिल का प्राइमरी ओरिजिनेशन है। यही यहाँ पर डिटेल में दे रखा है आपको, यही सब बातें डिटेल में दे रखी है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल में नेचुरल कॉन्ट्रीब्यूटर कौन नहीं है? पहला है रेस्पिरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, सॉरी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तीसरा है फोटोसिंथेसिस, चौथा है डीकम्पोजिशन। तो यहां पर ये बोल रहा है नॉट ए नेचुरल कंट्रीब्यूटर। नेचर से नेचुरल कोई चीज है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो यहां पर रेस्पिरेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं, मैन मेड फिनोमिना, मैन मेड थिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल फिनोमिना है, डीकम्पोजिशन एक नेचुरल फिनोमिना है, तो आंसर हो जाएगा बी। आ जाएंगे हम लोग, आंसर हो गया बी। इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब यही दे रखी है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट इज द टर्म फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट सस्टेनेबली? इसका क्या आंसर होगा? कैरिंग कैपेसिटी, बायोटिक पोटेंशियल, पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, क्या आंसर होगा इसका? तो देखो जी, इसका आंसर तो होगा कैरिंग कैपेसिटी। पर ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसका मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन को देख के आपको पता पड़ना चाहिए कि आपको इकोलॉजी के बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए। इकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो आपकी बीएससी की बुक्स हैं, और बीएससी में भी यूजीसी की तरफ से बीएससी 3rd ईयर के अंदर ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक आती है, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। उसको अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं तो इकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है इकोलॉजी में, उसकी बात करते हैं। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल क्या होता है? जैसे शेर है ना, शेर, तो जो शेर है वो एक इंडिविजुअल हो गया। गाय जैसा शेर लग रहा होगा मेरा आपको, पर है शेर ही भाई, शेर मान लेना, ये एक इंडिविजुअल हो गया। अब ये जो इंडिविजुअल है ये किसी एक इकोसिस्टम में रहेगा। अब उस इकोसिस्टम में मुझे बताओ, जैसे मान लो ये इकोसिस्टम 300 किलोमीटर की रेंज का है। अब यहाँ पे कितने शेयर मैक्सिमम कैरी कर सकता है? वही उसकी हो जाएगी क्या? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट विदाउट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीटिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज खत्म नहीं होने चाहिए।
सोचो रिसोर्सेज का मतलब क्या है। एक शेर के मामले में रिसोर्स क्या होता है? तो शेर के मामले में रिसोर्स होंगे कौन? हर्बीवोर्स, जो कि घास खाते हैं। हर्बीवोर्स को ये खाएगा। अब ये कार्निवोर है, तो कार्निवोर की कितनी कैपेसिटी और कितने कार्निवोर्स और हो सकते हैं जो कि हर्बीवोर्स को खा सके, ताकि पूरी तरह से हर्बीवोर्स नष्ट ना हो, वही हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी। सिंपल है। तो हमारे पास में जो टॉपिक्स हो गए हैं, सारी साइकिल्स हो गई है, नेचुरल फिनोमिनाज हो गए हैं, और हो गया है इकोलॉजी का बेसिक। इकोलॉजी की बेसिक के अंदर आपको सारी टर्म्स भी पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आपको पता है कि जेएसओ एग्जाम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इकोलॉजी की टर्म्स पूछी थी, इकोलॉजी की ब्रांचेस पूछी थी, है ना। और आपके भी पूछ सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, आपके भी पिछली बार इकोलॉजी से क्वेश्चन आया। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डायरेक्टली रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा प्रोसेस रिमूव करता है? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कार्बन साइकिल से है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस है रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है? तो रेस्पिरेशन में मुझे बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? नहीं ली जाती। क्या ली जाती है? ऑक्सीजन ली जाती है। तो रेस्पिरेशन तो इसका आंसर नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल, सनलाइट, और कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6, और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। बैलेंसिंग हो सकती है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का बनना इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का आंसर है। कंबशन इसका आंसर होगा क्या? कंबशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंबशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? जनरेट होती है। वोल्केनिक इरप्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपकी जम्मू कश्मीर एसएसबी की टेस्ट सीरीज बना रखी है, उसको भी ज्वाइन करना चाहे तो आप बहुत ही आराम से आप प्ले स्टोर से सॉल्यूशन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर जम्मू कश्मीर एसएसबी फील्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम करके, है ना, एग्ज़ाम प्रिपरेशन का 2024 करके उसके अंदर एक कोर्स बना रखा है कंप्लीट। उसकी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो, वहाँ टेस्ट सीरीज भी बहुत सस्ती 159 की है, सॉल्यूशन एकेडमी ने बना रखी, वहाँ से ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन प्राइमरीली अकर इन विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट। कि जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, देखो अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन हुआ, NO3-। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? कि जो हमारा अमोनिया है, नहीं सॉरी नाइट्रेट है, वो N2 या N2O में टूट जाएगा। तो इस तरह से टूटने के लिए आपको पता है कि इसके अंदर से क्या करना है? ऑक्सीजन निकालनी है, तभी तो N2 बनेगा। ये तो बहुत कम मात्रा में बनता है। N2 बनना मतलब ऑक्सीजन निकालनी। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो होता है एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन क्या हो? अनुपस्थित हो। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट फैक्टर इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ क्लाइमेट। इसका मतलब क्लाइमेट से संबंधित चीजें भी आपको आनी चाहिए। क्लाइमेट से संबंधित चीजें मतलब आपको अर्थ की भी जानकारी होनी चाहिए। इकोलॉजी में आता है ना अर्थ की जानकारी, क्योंकि क्लाइमेट तो अर्थ से संबंधित है। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, हिंदी में बता रहा हूँ, है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
इसके अंदर पोल्स वगैरह कितने डिग्री पर होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल कितने डिग्री पर होते हैं, यहाँ से कितने डिग्री तक कर्क रेखा होती है, कहाँ कितने डिग्री तक मक्का रेखा होती है, मतलब आपको ग्लोब की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है विच फैक्टर इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट से संबंधित हम किसकी बात नहीं करेंगे, तो सोलर रेडिएशन से क्लाइमेट को समझते हैं, ओशन करंट से क्लाइमेट को समझते हैं, सोइल कंपोजिशन से क्लाइमेट का कोई भी लेना देना नहीं है, और ग्रीन हाउस गैस से भी क्लाइमेट को समझ पाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सोइल कंपोजिशन। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सरफेस रन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में पढ़ोगे ना तो फिर भी एक बार समझ में ना आए, सतही जल इसको बोलते हैं, सरफेस वाटर को सतही जल बोल देते। थोड़ा सा घुमाया हुआ और ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत बहुत बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखो, क्वेश्चन है कि जो सरफेस रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ क्या होता है, जमीन पर बहता हुआ जल। अब ये बोल रहा है किसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्या ये अवशोषित होकर के जमीन के अंदर स्तर बनाएगा, पानी का स्तर बढ़ाएगा। दूसरा, क्या ये बहता हुआ जाएगा और किसी नदी में मिल जाएगा। तीसरा, क्या ये उड़ जाएगा, इवेपोरेशन। चौथा, क्या ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में काम है, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का तो कोई रोल इसमें है नहीं। इवेपोरेशन, ये उड़ जाएगा। सरफेस रन ऑफ जो होता है बहुत सारा पानी होता है, जब बारिश होती है तो बहता हुआ पानी जो होता है उसको सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, तो ये उड़ता नहीं है क्योंकि बारिश के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। रिवर्स में मिल जाता है, बिल्कुल रिवर्स में मिल जाता है, ये आंसर सही है। जो बहता हुआ पानी है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या चाहिए, स्थिर पानी चाहिए, रुका हुआ पानी चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा रिवर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कौन कौन सी गैसेस हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ इनमें से हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको बढ़ाने की क्षमता सर्वाधिक किसमें है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है अदर देन दूसरी गैसेस के। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अलावा जैसे ओजोन के अंदर और भी ज़्यादा हो। अब ये यहाँ पर जो ये दे रखी है, फिर ये क्या है, ये सीरीज क्या है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन की सीरीज। एक्चुअली क्या है कि हवा में सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर वेपर, उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सूरज के आने वाली किरणें हैं वो जब वापस से टकरा करके जाती है, IR रेज, ये IR रेज को कौन एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा करता है, वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। उसके बाद कौन करता है, मीथेन करता है। पर आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कौन खतरनाक होती है, वो होती है मीथेन। मीथेन और ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, 25 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो फिर तो सर मीथेन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए ना, पर कारण ये है कि इसकी अबंडेंस ही कम है, मीथेन पाई ही कम जाती है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और कम पाई जाती है, CFC और कम पाई जाती है, और ओजोन तो आपको पता है ये बहुत ऊपर रहती है, ग्राउंड लेवल ओजोन तो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर तो हो गया CFC। मेन चीज़ है कि पोटेंशियल जो होता है वो किसके अंदर, उन ऑप्शंस में से CFC का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ वेटलैंड्स इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वेटलैंड्स जो है वो आपको पता है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, इस क्वेश्चन के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करता है या न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाता है, वाटर फिल्ट्रेशन करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, या क्लाइमेट रेगुलेशन करता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसमें से ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाला ऑप्शन हटा देता हूँ, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन होगा तो वो क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज करेगा। इस ऑप्शन को हटा देता हूँ ताकि 3 ही ऑप्शन बचे। अब देखो यहाँ पे जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि है। अब ये क्या करती है, मेनली पानी को फिल्टर करने का काम करता है। आंसर तो हो जाएगा वाटर फिल्ट्रेशन, जो कि आगे जाकर के क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अब देखो यहां मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि जो वेटलैंड्स है उससे संबंधित कौन सा कन्वेंशन है, और उस कन्वेंशन को कौन सा कन्वेंशन है, और उस कन्वेंशन का ईयर भी आपको बताना है कि कौन से ईयर के अंदर वो कन्वेंशन हुआ। दोनों को ही आप कमेंट करके ज़रूर से बताना मेरे को। इसको जितना कमेंट करोगे ना आप, उतना ही आपको याद रहेगा हमेशा, है ना। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ ना कमेंट करके बताओ, ये ऑप्शन बताओ, मैं कभी भी जो आपको ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ना, तो वो हमेशा हमेशा आपके लिए ऐसे होगा कि भाई वो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। और मेरी किस्मत भी इतनी है कि भाई जब भी मैं कोई क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन अवॉइड मत करना, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक्स इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब आपको एक और टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो है अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़नी है। अब अर्थ की स्ट्रक्चर के अंदर ये आ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक इज प्राइमरी ड्रिवन बाय। अब आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ के अंदर की जो सबसे गर्म सरफेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोर। जब हम लोग इस तरह से बना देता हूँ एक केक की शक्ल में, सबसे ऊपर की जो लेयर हमको दिखती है ये क्या है, दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट से लगभग 50 किलोमीटर अंदर तक आ जाती है मेंटल। मेंटल से 3000 किलोमीटर नीचे आता है कोर। तो क्रस्ट से मेंटल 50 किलोमीटर और मेंटल से कोर लगभग 2850 है, तो इसको लगभग आप 3000 के करीब मान लो। यहाँ आ जाएगा कोर। ये यहाँ प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स है कि जो आपको महाद्वीप दिखते हैं हमारे दुनिया के अंदर, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, इन कॉन्टिनेंट्स का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स से हुआ। ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, जो मेंटल होता है, जो सेकंड वाला पार्ट है मेंटल, ये जो मेंटल है, जब ये मेंटल टकरा करके एक दूसरे से अलग अलग बह गए, है ना, ऐसे होता है ना कि भाई जैसे आपने देखा होगा किसी ग्लेशियर को पिघलते हुए, तो इस ग्लेशियर के क्या हुआ, बीच में से ये पिघला तो एक हिस्सा अलग हो गया, एक हिस्सा अलग हो गया। तो यहाँ पर मेंटल कन्वेक्शन जो है वो उसका एक कारण है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन क्या है, विच प्रोसेस इज द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। वाटर वेपर का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी फैलाया, पोछा लगाया, आपने पोछे लगाते हो ना आप पोछा लगाया, पानी फैलाया, पानी उड़ गया, दैट इज इवेपोरेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है, ये तो छानना हो गया। कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन क्या है, कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा होना, है ना। प्रेसिपिटेशन क्या है, इकट्ठा होना। तो दो आंसर लगभग लग रहे हैं बी और सी की, प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन। तो कौन सा आंसर होगा इसके अंदर से, आंसर होगा हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब हो गया कूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, Which of the following statement is correct regarding atmospheric layers and their unique characteristics। जैसे मैंने बताया आपको एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर आप जान लोगे तो आपका बहुत सारा पार्ट इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग का इम्पोर्टेंट हो जाएगा और याद हो जाएगा।
ये बोल रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर इज द ओनली लेयर वेयर ओजोन लेयर इज फॉर्म, द स्ट्रेटोस्फियर कंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, द मीजोस्फियर इज द लेयर वेयर मेटेरॉइड्स बर्न अप अपॉन एंट्री, फिर आ जाएगा थर्मोस्फियर इज द लेयर वेयर कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट्स। अब इसका आंसर मैं दूंगा, इसका आंसर तो पहले दे ही देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि भाई जो ट्रोपोस्फियर है, मैंने बताया आपको ग्राउंड है, ये हमारा अर्थ का ग्राउंड 0 किलोमीटर, यहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर तक आ जाएगा हमारा ट्रोपोस्फियर टी। इसके ऊपर जाएंगे तो 50 किलोमीटर पे आ जाएगा हमारा कौन, एस कौन है, स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर जाएंगे तो लगभग 85 किलोमीटर पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट जो है मीजोस्फियर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर, मीजोस्फियर, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास में थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर लगभग 600 किलोमीटर या 500 किलोमीटर बोल लो, इतना किलोमीटर ऊपर होता है। अब ये बोल रहा है कि भाई उन ऑप्शंस को आपने पढ़ा था, ऑप्शंस में से पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था हमारा कि भाई जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर ओजोन लेयर होती है, क्या ऐसा ही है? तो हमने ये क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया कि भाई जो ओजोन लेयर है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में, तो ये तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो ट्रोपोस्फियर का फिनोमिना होता है, नीचे नीचे ग्राउंड के नीचे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज देखी जाती है, तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फियर का कोई भी इसमें रोल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी हो जाता है गलत। तीसरा और इम्पोर्टेंट वो है मीजोस्फियर इज द लेयर वेयर मेटेरॉइड्स बर्न अप अपॉन एंट्री। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, जो ऊपर चट्टानों के टुकड़े हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो कई बार अर्थ की ग्रेविटी में आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिरने लगते हैं, पुच्छल तारे जिसको हम लोग बोलते हैं, वही मेटेरॉइड्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि मेटेरॉइड जब इसकी संपर्क में आते हैं, है ना, मीजोस्फियर की, तो क्या होता है, जलने लगते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है। इसके अंदर आयंस होते हैं, है ना, पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन करते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स उस मेटेरॉइड को तोड़ देते हैं और उसको जलाने लगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टूटता तारा या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और लास्ट जो है वो हो जाएगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में इतना हाई टेम्परेचर होता है सोलर एक्टिविटी की वजह से कि वहाँ पर कोई भी जेट वेट नहीं उड़ते, जो जेट वगैरह होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which human activity contributes most significantly to nitrogen pollution in water bodies? नाइट्रोजन पोल्यूशन क्या होता है, नाइट्रोजन पोल्यूशन का होता है नाइट्रोजन का किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाना। अब आपको बताऊं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाते हैं ना, इसको एक फिनोमेना के नाम से जानते हैं, यूट्रोफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन, किसी भी बॉडी के अंदर एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से यहाँ पर एक ही तरह की घास वास उग जाएगी, है ना। और ये किस वजह से होता है, तो नाइट्रोजन किस वजह से ऐड होती है ना, तो नाइट्रोजन ऐड होती है एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से। आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग मेनली जो क्या बोलते हो आप, उर्वरक, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्योर, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर, या फिर आप जो भी केमिकल मैन्योर यूज़ करते हो, यूरिया वगैरह, वो नाइट्रोजन का पोल्यूशन वाटर बॉडीज में होने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 17 में, बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। तो मैं यही चीज़ समझा रहा था कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब पानी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके और बनाती है H2CO3, है ना, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड को ही यूज़ करके, और जो जैसे वो एनिमल्स जिनके ऊपर की आपको पता है कि जो शंख वगैरह बनते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, वो इसको यूज़ करते हैं। तो मेन जो क्या कारण है, मेन कारण क्या है,
वो है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, दैट इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमिना, ये होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18, इन इकोसिस्टम डायनेमिक्स विच ट्रॉपिक लेवल कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सन से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। इनको कौन खाते हैं, इनको खाते हैं हर्बीवोर्स, है ना। थोड़ा सा देखो ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे, लग रहा है ना भाई हिरण जैसा थोड़ा सा। ये हर्बीवोर्स खाएंगे। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे, तो हर्बीवोर्स को खाएंगे कौन, कार्निवोर्स, ये शेर। ये शेर खाएंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जो सन की एनर्जी आती है वो है 100%। 100% में से 10% एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स। इनको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स की बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, 90% एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इनको खाएंगे कौन, इसकी 90% एनर्जी को तो ये यूज़ कर लेते हैं। 10% एनर्जी जो इनके अंदर स्टोर होती है उसको कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स वापस अपनी एक्टिविटी में 90% यूज़ कर लेंगे, 10% इनमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको कौन खाएंगे, कार्निवोर्स खाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रहती है वो किसके अंदर रहेगी, तो हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी। जो हर्बीवोर्स हैं उनको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और जो कार्निवोर्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, बहुत आसान था। तो इसका मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम की जो फूड चेन, फूड वेब वगैरह है वो भी आपको आनी चाहिए। द टर्म डेजर्टिफिकेशन इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद विच प्रोसेस। डेजर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस की वजह से होता है, पहला वाटर लॉगिंग, पानी के फंसने की, भरने की वजह से, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, है ना, जो ज़मीन की उर्वरा क्षमता खत्म हो जाना, इरोजन, मिट्टी उखड़ करके चली जाना, या डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कट जाना। तो इसका आंसर होगा लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। डेजर्टिफिकेशन का मेन जो आप डेफिनेशन आप देखोगे तो वो यही होगा कि जो लैंड है वो कैसी हो जाती है, एरिड और सेमी एरिड रीजन की जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से। तो टॉप जो सॉइल है उसका इनफर्टाइल होना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट। और लास्ट क्वेश्चन है इसका और इम्पोर्टेंट, वो वापस से ओजोन लेयर डिप्लेशन से है जो आप कर सकते हैं। कौन सा ऐसा फिनोमिना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डायरेक्टली किसकी वजह से डिप्लीट होती है ना। तो ये मतलब ओजोन लेयर का डिप्लीट होने से डायरेक्टली कौन सा फिनोमिना होता है, तो ये है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं। एसिड रेन, नहीं। इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यस। और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज यूवी रेडिएशन। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस रहे 20 और आपको मैंने बताया कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियोस पसंद आते हो और आपको लगता है कि यार ये चैनल जो है वो काम का है और आगे जा कर के ये हमें और ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।